कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना जो है हमारे कल्याण सिंह जी को मंजूर नहीं है। सार्वजनिक जीवन में जो उनका योगदान है, उस योगदान को देखते हुए हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। और मैं समझता हूं कि सभी इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति पद्म विभूषण, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उससे यह सम्मानित हुआ है। लेकिन आज यदि आया हूं आप सबके लिए, आप सबके बीच, तो चुनाव के दौर में आया हूं। चुनाव की क्या अहमियत है, प्रबुद्ध जनों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मैं कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक बने रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूं केवल नेताओं की नहीं है, राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बल्कि जन जन की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोकतंत्र का स्वास्थ्य किसी भी सूरत में बिगड़ने न पाए। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है। आप मतदाता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। मतदाताओं में जाकर आपको जागरूकता पैदा करनी है। समय समय पर आप जो कुछ भी बोलते हैं, जनता बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपकी बातों को सुनती है, क्योंकि समाज में एक आपका अपना विशेष स्थान है और उस आधार पर यह माहौल बनता है। लेकिन इस बार के चुनाव के संबंध में मैं कह सकता हूं, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव की तरह ही नहीं है। इस बार केवल मतदान करके आपको सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। प्रदेश हो अथवा देश हो, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका भाग्य, उसकी तकदीर लिखने का काम यदि कोई करता है तो प्रबुद्ध नागरिक ही करते हैं, और उस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। सरकारें आपने बहुत देखी हैं अपनी जिंदगी में। राज्य सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केंद्र की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टी के दलों की भी सरकारों को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, वह अपने में बेजोड़ है। मैं बहुत पीछे न ले जाकर इस समय की जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और यहां पर जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग यह मानकर चलते थे भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से देशवासियों को छुटकारा दिलाना यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के कुछ करिश्माई काम किए हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उसे नियंत्रित करने में हमने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। मैं समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे।
प्रधानमंत्री वो थे, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों हो। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी एक बार मजबूर होकर कहा था, क्या करें, जब मैं दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो 100 पैसे में बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है ताकि 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंच सके, इसकी मैं व्यवस्था कर सकूं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभालते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी, यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो आपकी पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 99 पैसा नहीं पहुंचता। उदाहरण मैं आपके सामने कई रख सकता हूं, लेकिन एक ही उदाहरण रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं देश की सरकार की भी बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, जब भी चुनाव हुआ है हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं। आप उन घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखिए कि हमने अपने वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कथनी और करनी में अंतर होने के कारण नेताओं के प्रति और साथ ही साथ भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा होता है। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में भरोसा और विश्वास से बढ़कर और कोई दूसरी पूंजी नहीं हो सकती है। नेता तो ऐसा होना चाहिए जो बोले वह करे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जब भारतीय जनसंघ थी, पुराने लोगों को यह बात अच्छी तरह से याद होगी, 1951 में भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। 51 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, सरकार बनते ही हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव आते रहे, बराबर हम घोषणा पत्र में अपनी इस बात को डालते रहे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, ये भाजपा वाले बराबर कहते हैं कि हम आएंगे, धारा 370 को समाप्त करेंगे। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता की जज्बात और भावनाओं को ये उभारने की कोशिश करते हैं। बराबर विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा, आप सबने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और हम लोगों ने जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई, तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। नागरिकता कानून के बारे में भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था। भारत का विभाजन हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन भारत का विभाजन हुआ, भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, ये भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया।
लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। किस प्रकार के उत्पीड़न पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, यानी जो वहां पर अल्पसंख्यक रह गए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनका उत्पीड़न होता रहा। भारत आते थे, भारत उनको नागरिकता अपनी नहीं देता था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण कोई पाकिस्तान से भारत आता है, यदि वह भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे, और नागरिकता का कानून भी हम लोगों ने पास कर दिया। भारत की राजनीति में मेरे बहनों भाइयों हमने विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह हमने पैदा नहीं होने दी। यह है भारत का चरित्र, यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आज उसी विश्वसनीयता के आधार पर आपसे हम समर्थन हासिल करने आए हैं। क्या यह सच नहीं है कि हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसी का अधिक हुआ होगा, किसी का कम हुआ। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज उस समय जो है माफ किया था हमारे आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जो कहा उसको हम लोगों ने किया। हम भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। यह हमारे भारत, यह हमारा चरित्र है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हम यह भी कहना चाहते हैं हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमको मंजूर नहीं है। जाति, पंथ, धर्म, मजहब की हम राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करेंगे, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह हमारा राजनीति का आधार होगा। हम इंसान और इंसान को बांटकर हम वोट नहीं हासिल करना चाहते। समाजवादी पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टियां यही काम कर रही हैं। फला धर्म के लोगों का समर्थन हमको प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए जिस हद तक जाना होता है, मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति के उपासक हमारे मनीषियों ने एक संदेश दिया है। आज नहीं, अति प्राचीन काल से वह संदेश हर भारतवासी के कानों में गूंजता है। वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व की धरती पर यदि कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाइयों, यह है भारत का चरित्र। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। शादी ब्याह करना होगा, शादी ब्याह करेंगे, और जो करना होगा तब करेंगे। यह सिलसिला हमको मंजूर नहीं है। सीधे सीधे बोला जा रहा है। और हर कम्युनिटी, हर संप्रदाय के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, उन्हें भी इस संबंध में सावधानी बरतने की जरूरत है। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है। मेरे बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती। अब इन सब सारी चीजों को आप नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? शायद मुझे किसी पब्लिक मीटिंग में बोलना होता, बड़ी पब्लिक मीटिंग में, तो ये सब सारी बातें मैं ना बोलता। लेकिन आप प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इन सब सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग प्रदेश के समाज को बांटकर, देश के समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। यह हम लोगों को मंजूर नहीं है। हां, जहां तक सवाल था राम मंदिर का प्रश्न, राम मंदिर के बारे में कोई कहे कि जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए, इस कारण कोई आरोप नहीं लगा सकता। प्रारंभ में ही हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ऐसे हालात पैदा करेंगे
कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमने अपनी इस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। और केवल राम मंदिर ही हमने नहीं बनाया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सोमनाथ कोरी ने आकर किस तरीके से सोमनाथ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। राजेंद्र बाबू थे, उन्होंने उसका निर्माण कराया, हमारे पहले राष्ट्रपति। लेकिन उसके बाद उसको भव्य स्वरूप देने का काम किया तो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर किस तरीके से विदेशी आतताइयों ने आकर उसे ध्वस्त कर दिया था। पहले भी गए होंगे आप, काशी विश्वनाथ मंदिर देखा होगा आपने, बराबर यह बात आपके दिल में चुभती रही होगी। लेकिन आज काशी विश्वनाथ भी अपने भव्य स्वरूप में वहां पर खड़ा है और हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यह देश की जनता के हवाले कर दिया है, उसे समर्पित कर दिया है। हमारा चरित्र है। बहनों भाइयों, हम देश की विरासत को भी सुरक्षित रखेंगे और देश का विकास भी करेंगे। जो अपनी विरासत से, जो अपनी जड़ों से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम विकास करेंगे लेकिन अपनी विरासत से भी हम मुंह नहीं मोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों का जो बड़ा योगदान है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें शिक्षा दी है, हमारे सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उससे भी हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकते। विकास, जहां तक उत्तर प्रदेश में सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में विकास पहले की अपेक्षा तेजी के साथ हुआ है। सारे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, और मैं तो कहता हूं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने यह भेदभाव नहीं किया कि फला राज्य में दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार है इसलिए वहां सड़कें नहीं बननी चाहिए। यही कांग्रेस की हुकूमत थी, प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना करती थी। लेकिन आज सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है कि जो प्रतिदिन 35 से लेकर 36 किलोमीटर एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करती है। यह काम करने का तरीका होता है, काम करने की शैली होती है, काम करने की एक नीयत चाहिए। यह काम हम कर रहे हैं। जनता के हितों का जहां तक सवाल है, लोग कहेंगे साहब जनता के लिए क्या किया। बहनों भाइयों, वह दिन भी याद आपको दिलाना चाहता हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया तो मैं और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ डायट से नीचे उतरे, मोदी, और उतरते ही प्रेस के लोगों ने कुछ घेर लिया। तो मैंने कहा कि प्रेस के लोग हैं, एक आध 2 सेंटेंस। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ज्यादा नहीं, इतना कहा कि हमारी यह सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, सोच समझकर यह बात नहीं बोली जा सकती है। एकाएक स्पॉन्टेनियस दिल से निकली आवाज थी कि उन्होंने कहा गरीबों को समर्पित है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते? गरीबों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम नहीं किए हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया है गरीबों के ऊपर, हमने अपना धर्म निभाया है, एहसान नहीं किया है। दुनिया का कोई देश नहीं होगा कोरोना काल में, जबकि सारे मजदूर अपनी अपनी जगह छोड़कर, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, कामकाज ठप पड़ गए थे, बेचारे अपने घरों को वापस हो रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री के दिल में एक पीड़ा पैदा हुई, यह बेचारे काम धाम भी इनके पास नहीं है, मजदूरी मिलेगी नहीं, कहां दर की ठोकर खाएंगे, क्या खाना खाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने फैसला किया जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता है और आर्थिक हालात हमारे देश के जब तक बहाल नहीं हो जाते हैं, तब तक इन्हें
प्रति मास 2 बार मुफ्त अन्न मुहैया कराया जाएगा। मुफ्त अन्न मुहैया कराया जाएगा। तब से लेकर आज तक लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था क्या ऐसी सरकार आएगी जो कहेगी घर घर में शौचालय बन जाना चाहिए? बहनों भाइयों, सरकार जो होनी चाहिए वो क्रूर सरकार नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। क्या गरीब घर के माताओं की, बहनों की, मध्यम वर्गीय परिवार के माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती है? क्यों नहीं दूसरे लोगों ने चिंता की? यदि चढ़ाया भी होगा किसी ने तो छिटपुट अपना हो गया, ठीक है भैया हमारा कार्यक्रम हो गया। घर घर में शौचालय बनवाए और आज भी बराबर हमारी प्रधानमंत्री उसकी समीक्षा करते रहते हैं, ठीक बना कि नहीं बना। शिकायतें जो प्राप्त होती हैं फिर उसकी जांच कराते हैं। हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारे कामकाज की शैली पर, हमारी नीति को लेकर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत को लेकर बहनों भाइयों कोई प्रश्न चिन्ह आप खड़ा नहीं कर सकते। यह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। गणतंत्र दिवस हमारे यहां मनाया जाता। पहले आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस में एक वीआईपी दर्शक दीर्घा हुआ करता था। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी लोग आकर बैठा करते थे, आमंत्रित किया जाता था, कार्ड दिए जाते। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग ही वीआईपी क्यों नहीं हो, क्यों होंगे? क्या गरीब वीआईपी नहीं हो सकता? तो उनका वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, अब चलेगा तो ईपीआई कल्चर चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और उनको भी गरीबों को बुला के बैठाया जाता है विशिष्ट दर्शक दीर्घा में। यह है हमारी सरकार का चित्र। कोरोना का संकट है, ऐसा संकट था, त्राही त्राही मची, केवल भारत में नहीं सारी दुनिया में मची। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो अथवा केंद्र की सरकार हो, उस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई है मेरे बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आज दुनिया का सबसे धनवान देश, सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन यहां पर काफी हद तक काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। क्षण भर की देर नहीं लगाई हमारे प्रधानमंत्री ने, लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन लॉकडाउन का जो नुकसान होता है उसके लिए, गरीबों के लिए जो कुछ भी भरपाई की जा सकती है वह प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से की। मैं जानता हूं कि उस दौरान बहुत सारे लोगों को तरह तरह की कठिनाइयां भी हुई होंगी, एक से एक बड़े से बड़े काम। अब मैं सारी बातों को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने आयुष्मान भारत का कार्ड लिया है। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगा, देवेंद्र सिंह से भी कहूंगा, रजनीकांत जी से भी कहूंगा, केपी सिंह से भी कहूंगा, हर्षवर्धन से भी कहूंगा कि आप लोग आयुष्मान भारत का कार्ड दिलवाइए सबको। बहनों भाइयों, मध्यम वर्गीय परिवारों को, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, मैं किसी धनाढ्य, मैं कोई अरबपति परिवार का मैं सदस्य नहीं हूं। बीमारी से लोग दम तोड़ देते थे, लेकिन जेब में पैसा न होने के कारण अपने परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करा पाते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।